आदरणीय प्रोफेसर रविरंजन सर को आमंत्रित करने से पूर्व सर का संक्षिप्त परिचय मैं आप सभी के समक्ष रखूंगी। हालांकि सर के समृद्ध व्यक्तित्व और कृतित्व से हम सभी परिचित हैं, परंतु ये कार्यक्रम की औपचारिकता है जिसे मुझे पूरा करना होगा। तो वर्तमान समय में सर हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और इससे पूर्व सर बीजिंग चीन में विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर भी रह चुके हैं। सर की प्रमुख आलोचनात्मक पुस्तकें हैं नवगीत का विकास और राजेंद्र प्रसाद सिंह, प्रगतिवादी कविता में वस्तु और रूप, सृजन और समीक्षा विविध आयाम, लोकप्रिय कविता का समाजशास्त्र, भक्ति काव्य का समाजशास्त्र और पद्मावत, अनमिल आखर, साहित्य का समाजशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र, व्यवहारिक परिदृश्य। इसके अतिरिक्त सर ने आलोचना का आत्मसंघर्ष पुस्तक का संपादन भी किया है। आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है और सर सुपरिचित आलोचक के रूप में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख भी प्रकाशित होते रहे हैं सर के। मैं पुनः सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय रविरंजन सर। परम आदरणीय मेरी गुरु प्रोफेसर शशि बुधिराज मैडम, संगोष्ठी के संयोजक आत्माराम जी, विश्वविद्यालय के जो दूसरे हमारे मित्र हैं, संभवतः अभी नहीं है यहाँ, संकुलपति महोदय और संकायाध्यक्ष विभागाध्यक्ष गजेंद्र जी, और इस सत्र में जो वक्तागण है उसमें 2-3 तो मेरे विद्यार्थी हैं और एक कह लीजिए सहपाठिनी, मुझसे 1-2 साल जूनियर थी, पद्म प्रिया जी। ये जो संगोष्ठी है इसका एक मकसद तो है मिलना जुलना। अब पढ़े लिखे लोग मिले जुले तो कैसे, तो एक कोई मुद्दा ले लिया गया जो कि बहुत ही जरूरी है। उसी के बहाने लोगों का मिलना जुलना हुआ और भवभूति ने लिखा है कि ऋषिनाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो न धावती। कहा कि ऋषि मुनि कुछ बात कह जाते हैं, अर्थ उनका अनुधावन करता है। तो बीच व्याख्यान में आदरणीय शशि मैडम ने जो बातें कह दी, हम लोग उनके विद्यार्थी हैं, हम लोग उसका अनुधावन कर रहे हैं, क्योंकि तत्व तत्व सुड़ा कही और बची खुची भी कह दी उन्होंने, और उससे भी जो बचा हुआ था वो बाकी जो हमारे विद्वान वक्ता हैं तो सारी बातें लगभग रखी जा चुकी हैं। चढ़वित चढ़वन करने के लिए हम लोग बातें हैं विश्वविद्यालय में, एक ही कविता को बार बार पढ़ाते हैं, लेकिन गुरुओं ने सिखाया कि अगर कोई नोट्स बनाते हैं उसके लिए तो उसी साल उस नोट्स को फाड़ भी दें, अगले साल फिर से बनाएं, क्योंकि अगर उसी को रखेंगे तो कागज सड़ेगा, उससे एलर्जी भी होगी और उसको सुनने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको भी धीरे धीरे एलर्जी हो जाएगी। इसलिए चर्वित चर्वन से बचने की जरूरत है। लेकिन इसको अंग्रेजी में कहते हैं चर्निंग ऑफ नॉलेज, तो वो तो हमारी बाध्यता है
और उसी के लिए हम लोग विश्वविद्यालय में हैं। जो सबसे बुनियादी मामला है कि स्वाधीनता संग्राम ने कैसे भारतीय साहित्य को और हिंदी साहित्य को प्रभावित किया। कोई अगर हमारे बीच एक्टिविस्ट हो तो वे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या हिंदी कविता ने या भारतीय कविता ने स्वाधीनता संग्राम को प्रभावित किया। और वो पुरानी जो बहस है आधार और अधिरचना वाली, जिसमें अभी मैं नहीं जाऊंगा, उस संदर्भ में एक ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारे राष्ट्रीय नायक बाबाए कौम राष्ट्रपिता ने कहा कि स्वाधीनता संग्राम के कवि मैथिली शरण गुप्त है, और साथ में जोड़ा उन्होंने कि मेरे प्रिय कवि तुलसीदास हैं। उनका ये जो वक्तव्य है वो लेनिन के उस वक्तव्य की याद दिलाता है जिन्होंने कहा था कि क्रांति का कवि मायाकोव्स्की है लेकिन मेरे प्रिय कवि पुष्किन है। तो रचनाकारों का उल्लेख गांधी जी करते रहे। हम सबको मालूम है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अंग्रेजी में लिखे लेख को पढ़कर व्हाट इंडिया हैज टू डू, शुक्ल जी के कई अंग्रेजी में लेख छपते थे अखबारों में। जब गांधी जी बनारस आए तो उन्होंने मदन मोहन मालवीय से कहा कि ये कौन आदमी है। तो मदन मोहन मालवीय ने अपनी गाड़ी भेजकर यूनिवर्सिटी से, विभाग से शुक्ल जी को बुलवाया, कहा कि गांधी जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जगह जगह अपने लेखन में जिन हिंदी लेखकों को याद किया है उसमें एक है विजयदेव नारायण शाही। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं मित्रों कि राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम से हिंदी साहित्य का, हिंदी कविता का एक बड़ा ही गहरा नाता है, और इस नाते के अनेकानेक पहलू हैं। जैसे उसका एक पहलू है जिसकी ओर आगे ने इशारा किया। उन्होंने कहा कि हमें एक आलोचक राष्ट्र का निर्माण करना होगा, क्योंकि आलोचना से अनुभूति में गहराई आती है और व्यापकता आती है, और बगैर गहरी अनुभूति के संस्कृति संभव नहीं। ये स्वाधीनता संग्राम के दरमियान आप देखेंगे कि एक क्रिटिकल थिंकिंग, एक आलोचनात्मक चेतना विकसित, जिसमें कि लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं वे कब मुक्त होंगे। हम सबको पता है कि गांधी जी ने बड़े पैमाने पर स्त्रियों को और समाज में जिनको बहुत ही ऊंचा दर्जा प्राप्त नहीं था उनको एक खास तरह का नाम दिया उन्होंने, तो उनको भी शामिल किया। लेकिन कुछ दूसरे लोग थे जो ये मानते थे कि एक बार मुल्क आजाद हो जाएगा तो उसके बाद सारे लोग आजाद हो जाएंगे।
और ये एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है कि सामाजिक प्रक्रिया में जो व्यक्ति परिवर्तन की प्रक्रिया में शामिल नहीं है वो उसके परिणाम में भी शामिल नहीं हो सकता है। और इस मुद्दे को लेकर जैसा कि मैडम ने सुबह संकेत किया, भारतेंदु ने वो बलिया वाला व्याख्यान उनका और उनकी अनेकानेक कविताएं, उनके नाटकों में आई पंक्तियां, वहां से लेकर जो चेतना का विकास शुरू होता है, जो चेतना आरंभ होती है, वो बीच में जिसको हम लोग बातचीत में कहते हैं गर्जन तर्जन, तो ये राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम के नाम पर जो कविताएं लिखी गई और बड़े कवियों के द्वारा लिखी गई, और न केवल लिखी गई बल्कि लोगों के द्वारा सराही भी गई। ये पाठकीय अभिरुचि का समाजशास्त्र मैडम ने हम लोगों को पढ़ाया था कि जब तक उसका एप्रिसिएशन नहीं होगा, परिसंसन नहीं होगा, तब तक वो रचनाएं लिखी नहीं जा सकती। सुलगती नहीं यज्ञ की आग, दिशा धूमिल यजमान अधीर, पुरोधा कवि कोई है यहाँ, देश को दे ज्वाला के तीर, धुएं में किसी वहनी का आज निमंत्रण लाता है कोई। चक्रवाल में असमय आह्वान नाम की ये कविता, उस शीर्षक से छपी हुई है कविता, और ऐसी अनेक अनेक कविताएं जिसमें यज्ञ का एक रूपक बांधा गया है, और उसमें जो रचनाकार है, जो कवि है, उसको अग्निहोत्र ब्राह्मण की के रूप में रखा गया है। पुरोधा कवि कोई है यहाँ। और आप देखें कि आंदोलन में कवित्व तो जब पैदा हुआ तब जाकर आंदोलन सफल हुआ। जो सीधे सीधे राजनीतिक आंदोलन हुआ करता है, जब उसमें रचनात्मकता आती है तो उस रचनात्मकता में एक कवित्व पैदा होता है, और वो कवित्व गांधी के यहाँ, वो कवित्व जवाहरलाल नेहरू के यहाँ, उनके लेखन में, उनके भाषण में ये चीज आपको दिखाई पड़ेगी। और बड़े पैमाने पर आक्रामक कविताएं लिखी गई। उन कविताओं का एक खास संदर्भ है जिसमें कि कई बार अतीत से जुड़ने की प्रवृत्ति है, और लोगों ने इस पर बार बार विचार किया है कि आखिर ऐसा है तो क्यों है। मिट्टी की ओर पुस्तक में दिनकर जी ने जो पहला निबंध लिखा है उसका शीर्षक है पुनरुत्थान के कवि मैथिली शरण गुप्त। तो आप देखें, ये जो पुनरुत्थान है ये बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती है, लेकिन इतिहास की प्रक्रिया हमको बताती है कि किसी भी गुलाम देश में राष्ट्रीय भावना का उदय पुनरुत्थान भावना के साथ होता है। पुरानी चीजों की ओर जाना एक रचनात्मक मानस की बाध्यता है, वो उसकी ओर जाए बगैर नहीं रह सकता है। निराला जैसा बड़ा कवि, क्या यह वही देश भीमार्जुन आदि का कीर्ति क्षेत्र, चिरकुमार भीष्म की पताका ब्रह्मचर्य दीप्त, जड़ती जलती है आज भी, उड़ती है आज भी जहां के वायुमंडल में चिरनवीन। वो गुरु गोविंद सिंह से जुड़ते, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा,
नाम जब निज गोविंद सिंह कहाऊंगा। वो गीता से जुड़ते, वेदों से जुड़ते। यह पुनरुत्थान भावना है। ये चीज जयशंकर प्रसाद के यहाँ भी है, ये दिनकर जी के यहाँ भी है, मैथिली शरण गुप्त के यहाँ भी है। लेकिन ऐसा लिख देने के कारण ये रचनाकार वो कोई सेक्टेरियन या पंथ निरपेक्षता से रहित नहीं हो जाते, क्योंकि इतिहास की प्रक्रिया को आप देखें, कहीं भी किसी भी मुल्क में, इकबाल की पंक्ति है, चिश्ती ने जिस जमी पे पैगाम था सुनाया, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही। वो अतीत से जुड़ना एक बाध्यता है। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं हमको मिलती हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए गए वक्ताओं के द्वारा। लेकिन आगे चल के आप देखें, जिसको आगे को उद्धृत करते हुए मैंने निवेदन किया कि आलोचनात्मक चेतना का विकास, ये स्वाधीनता आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि है। और उसमें समाज का वो तबका जो इतिहास की प्रक्रिया में पिछड़ा रह गया, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो उस तबके की ओर लोगों का ध्यान जाना जब शुरू हुआ, तो लोगों ने ये पाया, संस्कृति कर्मियों ने भी ये पाया कि यही भारत की असली जनता है। आप देखें, जिस निराला ने, क्या यह वही देश भीमार्जुन आदि का कीर्ति क्षेत्र, या फिर जागो फिर एक बार कविता, या दूसरी इस तरह की अनेक कविताएं। लेकिन उन्होंने आगे चल के राजे ने अपनी रखवाली की, जिसमें कि वो बताते हैं कि भारतीय स्वाधीनता का जो असली वारिस है वो राजा नहीं है, वो जनता है। क्योंकि जब तक व्यापक जनता की सक्रिय भागीदारी नहीं होगी, तब तक किसी आंदोलन का जन्म नहीं हो सकता है। स्वाधीनता आंदोलन इसीलिए आंदोलन है, और गांधी जी इसीलिए बड़े आदमी हैं, क्योंकि आम जनता से उनका जुड़ाव था। और इसके चलते जो आलोचनात्मक चेतना विकसित हुई, उसमें दूसरों की आलोचना तो बहुत आसान है, क्योंकि उसमें एक शहादत का आकर्षण होता है। लेकिन अपनों की आलोचना करना, अपनी परंपरा की आलोचना करना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि आई वॉन्ट टू नो माई ट्रेडिशन सो दैट आई कैन हेट इट। कि हमारी परंपरा में कौन सी बात है जो उदीयमान है, और कौन सी बात है जो क्षयिष्णु है, इमर्जेंट क्या है और डेकेडेंट क्या है। जो डेकेडेंट है, जो क्षयिष्णु है, उससे पल्ला झाड़ना, उसका विरोध करना, और जो इमर्जेंट है, जो उदीयमान है, उसको अपनाना। ये जो आलोचनात्मक विवेक है, जो हिंदी कविता में या भारतीय कविता में जो चीज मिलती है, जो कि पुरानी भावुकता वाली जो कविताएं थी राष्ट्र प्रेम की, उनसे अलग है। अब आप देखें
अली सरदार जाफरी ने जो कविता लिखी, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी, मेरे सीने में है एक दर्द जो महकूमों का, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही। ये जो विभाजन है, समाज में विभाजन, पूरे मुल्क का विभाजन, इसको लेकर भी लोगों ने आवाज उठाई। उर्दू में बहुत ज्यादा इसको लेकर चिंता व्यक्त की गई। हिंदी कवियों में मैनेजर पांडे जी ने इस पर विस्तार से लिखा है कि पंत जी जीवित थे, जाहिर है अज्ञे थे, निराला थे, लेकिन अज्ञे ने कुछ कहानियां तो लिखी, शरणदाता, शरणार्थी, उपन्यास मिलते हैं, लेकिन हिंदी कविता में उसकी शिनाख्त बहुत कम मिलती है या लगभग न के बराबर मिलती है। जो लोकप्रिय कविताएं हैं उनमें भले वो चीज मिल जाए, वो चीज मिलती है उर्दू कविता में। वो फैज की कविता हो, अली सरदार जाफरी हो या और दूसरे लोग। मित्रों, मेरा निवेदन ये है कि आगे की कविता जो कि सीधे सीधे स्वाधीनता संग्राम की कविता नहीं है, लेकिन स्वाधीनता संग्राम के फलाफल पर सवाल उठाने वाली कविता है, जिसमें सुबह में आदरणीय मैडम ने धूमिल की चर्चा की और उन्होंने ये भी सावधान किया कि धूमिल को एक नकारात्मक लेखक के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार जवाब से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल होता है। तो जो सवाल उठाए कवियों ने, रघुवीर सहाय ने उठाए, शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग करते हुए बाबा नागार्जुन ने उठाए, खून पसीना किया बाप ने एक जुटाई 20, पढ़ते पढ़ते आंखें धस गई नंबर पाए 30। शिक्षा मंत्री ने सीनेट से कहा अजी शाबाश, जीना हो जाता हराम यदि ज्यादा होते पास। और अंत में खेल पुत्र का पिता दुखी है, सिर धूमती है माता, जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। ये जो स्वाधीनता संग्राम की उपलब्धि और उसमें खास तौर से जो समाज का प्रभु वर्ग था, बड़े जमींदार, बड़े व्यापारी, रामचंद्र शुक्ल से जो गांधी जी की भेंट है, जो उसका विवरण मिलता है, उसमें शुक्ल जी ने यही कहा था कि आप व्यापारियों को स्वाधीनता संग्राम में बहुत दूर तक जोड़ रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि बाद में इनका वर्चस्व कायम हो जाए। हम अपने जमाने में जो कॉरपोरेट का वर्चस्व देख रहे हैं, जिसको कि क्रोनी कैपिटलिज्म भी लोग कहते हैं, तो इसकी शुरुआत, इसका श्री गणेश उस जमाने में हो गया था। इसको व्यंग से कहते हैं कि गांधी जी बकरी का दूध पीते थे, लेकिन जो बकरी जो थी उसके लिए दुनिया भर का किशमिश मुनक्का इंतजाम उनके लिए किया जाता था। तो गांधी बकरी का दूध पीते थे। कहने का मतलब वो जो सारा इंतजाम था, एस्टैब्लिशमेंट, सारी व्यवस्था थी। और रमानंदन मिश्र नाम के एक बड़े पुराने स्वाधीनता सेनानी थे, उनकी एक किताब है जीवन के 4 अध्याय। मैं संस्कृति के 4 अध्याय की चर्चा नहीं कर रहा हूं, जीवन के 4 अध्याय।
उसमें उन्होंने लिखा है कि वो गांधी जी से मिलने गए, समय लेकर गए थे और बाहर बिरला ने उनको रोक दिया, कहा कि आप नहीं मिल सकते हैं। रामानंदन मिश्र ने कहा कि मैंने समय लिया है गांधी जी से, मेरे पास पोस्ट कार्ड है। उसने रोक दिया, कहा कि नहीं, आप नहीं मिल सकते। बाद में गांधी जी का पत्र आया, इन्होंने जवाब में लिखा कि मुझको आपसे नहीं मिलने दिया गया। तो एक घेराबंदी सत्ता में जो लोग लोकप्रिय ढंग से आते हैं, गांधी जी सत्ता में नहीं थे, लेकिन हम सबको मालूम है कि वो उससे ऊपर थे। तो जो लोग ऐसे आते हैं उनको घेर लिया जाता है। ये संस्थाओं में भी होता है, घेर लेते हैं लोग, और जो व्यक्ति है वो उसके अनुसार पूरी तरह नहीं तो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो जाता है। गांधी जी भी उससे प्रभावित हुए, हालांकि उनमें अपना विवेक था और जिसको अंग्रेजी में कन्विक्शन कहते हैं वो था उनके भीतर। तो हमारे रचनाकारों गुरजा कुमार माथुर ने जब आजादी की जय जयकार हो रही थी और सुबह मैडम ने संकेत किया निज विजय विजय पताका फहरे, उस कविता का, उसी समय गिरजा कुमार माथुर ने लिखा था कि आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। तो मैं इसको आलोचनात्मक विवेक से जोड़कर देखता हूं, और ये विवेक स्वाधीनता संग्राम ने हमको दिया। तमाम तरह की जो सामाजिक शक्तियां, उनका एक संग समूह बनना, फिर टूटना, फिर बनना, एक सोशियो हिस्टोरिकल प्रोसेस, उससे गुजरते हुए हम जिस मुकाम पे पहुंचे, हमारी कविता जहां कहीं भी अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण, उत्पीड़न है या रही है, हमारा कवि, हमारी कविता उसके खिलाफ खड़ी है। ये न केवल हिंदी कविता की बल्कि पूरी दुनिया की और कम से कम भारतीय कविता का उदाहरण हमारे पास है। सत्ता से तालमेल बिठाकर, पॉलिटिकली करेक्ट होकर श्रेष्ठ साहित्य नहीं लिखा जा सकता है। जो भी अच्छा साहित्य है वह उंगली उठाते हुए लिखा जाता है, और हमारी पूरी कविता, आप देखें अरुण कमल जैसे कवि, हम उनको स्वाधीनता संग्राम का कवि नहीं कह रहे, लेकिन देखो हत्यारों को मिलता राजपाट सम्मान, प्रजातंत्र का महामहोत्सव 56 विध पकवान, जिसके मुंह में कौर मांस का उसको मगही पान। सबूत नाम का जो उनका कविता संग्रह है उसमें ये पंक्ति। केदारनाथ अग्रवाल, इसमें उन्होंने जिसको कहते हैं बद्दुआ तेरा, आग लगे इस रामराज में, इस तरह की पंक्तियां आपको मिलेंगी। ढोलक मरती है अमीर की, चमड़ी बजती है गरीब की। तो उसमें एक क्रिटिकल थिंकिंग, एक आलोचनात्मक विवेक, खासतौर से प्रगतिशील कविता में, जनवादी कविता में, और उसके बाद जब इन सारे स्टाम्प से, सारे ठप्पों से कविता मुक्त हुई है, मलेर जैसा कवि, उनको कोई मार्क्सवादी नहीं कहता है, लेकिन मलेर की जो 1947 शीर्षक कविता है
वो कोई छंदोबद्ध कविता नहीं है। आप अगर उसको देखें तो वहां भी एक आलोचनात्मक विवेक हमको मिलता है। यही उपलब्धि रही है स्वाधीनता संग्राम की हिंदी कविता के संदर्भ में। बाकी अयोध्या सिंह की किताब है, मैडम ने पढ़ने की प्रेरणा दी थी, भारत का मुक्ति संग्राम। और उसके अलावा और दूसरी रजनी पामदत्त और जाने और कौन कौन और भी लोग हैं। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा जिसको हम कहते हैं, उसमें अनेक कवि, गोपाल सिंह नेपाली, आप देखें उनकी बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे गीत हैं जिनमें कि स्वाधीनता संग्राम की उपलब्धियों पर सवाल खड़ा किया गया है। हमारे जो दलित रचनाकार हैं, जो स्त्री रचनाकार हैं, आदिवासी हैं, तो उनका प्रश्न आज भी प्रश्न बना हुआ है। हिंदी कविता अब भी उससे जूझ रही है, उन सवालों से। और मैं इसको स्वाधीनता संग्राम की जो बचा खुचा दाए है, जो एक चुनौती हमारे सामने, उसे जोड़ के देखता हूँ। मेरा ख्याल है काफी समय हो गया है। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत विस्तार से, और हम लोगों को तो 1 घंटा बोलने की आदत है कम से कम, तो मैं अपने को रोकता हूँ। आप सबसे मुलाकात हुई, कुछ लोगों की तस्वीर है, बहुत सारे लोगों के चेहरे सामने आए, तो बहुत अच्छा लगा मिलजुल के। भावना जी को और आत्माराम जी को खास तौर से बहुत बहुत धन्यवाद।